सम उत्पाद वक्र, आइसो प्रोडक्ट कर्व, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है प्रोडक्शन में, और ये बीए फर्स्ट ईयर के छात्रों को, इकोनॉमिक्स के छात्रों को समझना होता है। और प्रोडक्शन जब पढ़ते हैं तो प्रोडक्शन का ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट होता है सम उत्पाद वक्र, तभी हम प्रोड्यूसर के या उत्पादक के संतुलन के बारे में चर्चा कर पाएंगे या उत्पादक के मैक्सिमम प्रॉफिट की चर्चा कर पाएंगे। तो सम उत्पाद वक्र के बेसिक कंसेप्ट को आज हम समझेंगे। उसमें हम परिभाषा पहले देखेंगे और मान्यताएं, एजम्पशंस क्या है, सम उत्पाद वक्र मानचित्र, आइसोक्वांट कर्व मैप क्या होता है, तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, MRTS जो कहते हैं शॉर्ट में, बिटवीन L एंड K, वो हम इसमें देखेंगे। ये सारा रिलेटेड है आइसो प्रोडक्ट कर्व या आइसोक्वांट कर्व से ही रिलेटेड है, दोनों एक ही होता है। तकनीकी प्रतिस्थापन की घटती सीमांत दर, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, DMRTS इसको कहते हैं, वो देखेंगे। सम उत्पाद वक्र के स्वरूप, शेप्स ऑफ आइसोक्वांट कर्व देखेंगे। सम उत्पाद वक्र तथा अधिमान वक्र में अंतर क्या होता है, क्योंकि दोनों एक ही तरह का होता है शेप में, तो दोनों में अंतर क्या होता है वो भी हम अंत में समझ लेंगे। तो डिफरेंस बिटवीन आइसोक्वांट कर्व एंड इंडिफरेंस कर्व, इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो अर्थ एवं परिभाषा, जिस प्रकार अधिमान वक्र दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को प्रदर्शित करते हैं जो एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं, उसी प्रकार सम उत्पाद वक्र उत्पादन के दो साधनों को यह मानकर कि एक वस्तु के उत्पादन में दो ही साधन प्रयोग में लाए जाएंगे कि उन संभावित संयोगों, कॉम्बिनेशंस को प्रदर्शित करते हैं जिनके प्रयोग से उत्पादक को एक समान संतुष्टि प्राप्त होता है। यदि उदासीनता वक्र यदि आप ध्यान से पढ़े होंगे तो उसमें देखेंगे कि जब उदासीनता वक्र को हम बनाते हैं तो उसमें हम ये बताते हैं IC कर्व जो होता है, इंडिफरेंस कर्व, उसमें हम इस पे Y वस्तु और इस पे X वस्तु, दो ही वस्तु के संयोगों को हम चेक करते हैं और उससे हम ये बताते हैं कि उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि मिलती है एक उदासीनता वक्र के किसी भी बिंदु पे। बस यहीं से आइसो प्रोडक्ट कर्व सम उत्पाद वक्र की अवधारणा को लिया गया है। सम उत्पाद वक्र अवधारणा भी वैसे ही है। यहाँ पे हम दो साधनों को लेते हैं, इस पे मान लो कैपिटल है, पूंजी, और इस पे हम लेबर को लेते हैं, और ये होता है आइसो प्रोडक्ट कर्व IPC के इन विभिन्न संयोगों को हम देखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि लेबर और कैपिटल के अनेक संयोगों से उत्पादन के एक ही, मान लो 100 इकाई, एक ही स्तर को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दो साधनों के विभिन्न संयोगों को इस प्रकार से प्रदर्शित करता है कि वो एक ही उत्पादन के स्तर को व्यक्त करते हैं। इन वक्रों को सममात्रा वक्र भी कहते हैं, आइसोक्वांट कर्व भी कहते हैं, क्योंकि एक सम उत्पादन वक्र दो आगतों की उन विभिन्न मात्राओं को प्रदर्शित करता है जिनसे समान निर्गत प्राप्त हो सके, इसलिए इनके बीच चुनाव में उत्पादक तटस्थ होगा। इसलिए इन वक्रों को उत्पादन तटस्थता वक्र भी कहते हैं। ये तटस्थता इंडिफरेंस कर्व उदासीनता वक्र से लिया गया है, तो इसको उत्पादन तटस्थता वक्र, प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व कहा गया है। और समुत्पाद वक्र को अंग्रेजी में आइसो प्रोडक्ट कर्व, आइसोक्वांट कर्व, इक्वल प्रोडक्ट कर्व के नाम से जाना जाता है। ये तीन नाम इंग्लिश में है, आइसो प्रोडक्ट कर्व, आइसोक्वांट कर्व और इक्वल प्रोडक्ट कर्व। तो इसमें हम ये देखते हैं कि दो वस्तुओं से उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि मिल रही थी जब हम यूटिलिटी पढ़ रहे थे। उदासीनता वक्र के माध्यम से उपभोक्ता को प्राप्त होने वाले यूटिलिटी उदासीनता वक्र को पढ़ रहे थे, तो उसमें हम यही पढ़ रहे थे कि वस्तु X और Y के विभिन्न संयोगों से किस प्रकार से उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्राप्त होती है। वहीं से इस कंसेप्ट को लिया गया है। और यहाँ पे हम दो वस्तुओं की जगह पे दो उत्पादन के साधन यहाँ मान लेते हैं यहाँ पे हम कि कैपिटल और लेबर को L से और कैपिटल को K से, दो उत्पादन के साधन है जो उत्पादन करते हैं। और इससे कोई उत्पादन है, मान लो गेहूं है ना, तो गेहूं वीट है और इसका उत्पादन 100 क्विंटल ही होता है। और इसके विभिन्न संयोगों को हम यदि प्राप्त करें तो हम ये दिखा सकते हैं कि इनके विभिन्न संयोगों से उत्पादन का एक समान स्तर वीट 100 के बराबर ही उत्पादन प्राप्त होगा यदि कुछ मात्रा लेबर का, कुछ मात्रा पूंजी का लगाएं तो। और ये विभिन्न मात्राएं हो सकती हैं, जैसे लेबर की 1, पूंजी की 20,
लेबर की 2, पूंजी की 15, ऐसे विभिन्न हमें संयोग मिल जाएंगे जिसके माध्यम से उत्पादन के केवल एक ही स्तर को व्यक्त करेगा। ये परिभाषाएं वीर स्टेट के अनुसार दी गई हैं। सम उत्पाद रेखा दो साधनों में उन समस्त संभावित संयोगों को बताते हैं जिसमें समान कुल उत्पादन प्राप्त होता है, यानी कि कुल उत्पादन एक समान प्राप्त होता है। कोहन के अनुसार एक सम उत्पाद वक्र वह वक्र है जिस पर उत्पादन की अधिकतम प्राप्त योग्य दर स्थित होती है। तो ये कुछ परिभाषाएं थी। अब इसको थोड़ा और डीपली समझेंगे। सम उत्पाद वक्र का स्पष्टीकरण एक सारणी नीचे दिया जा रहा है उसके माध्यम से किया गया है, और ये माना गया है कि कलम बनाने के दो उत्पादन के साधन है, श्रम और पूंजी, एल एंड के, और इसको हम इस टेबल के माध्यम से देखेंगे। 100 इकाइयों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न श्रम की इकाइयों के साथ विभिन्न कैपिटल की विभिन्न इकाइयों को संयोगित किया जा सकता है, एक संयोग बनाया जा सकता है। जैसे इसमें ए संयोग को लें तो ए संयोग पे एल की 1 इकाई और के की 15 इकाई मिलकर के उत्पादन की 100 इकाइयां, 100 कलम ही उत्पादन करेंगे। और एक संयोग और बन सकता है कि एल की यानी कि श्रम की 2 और पूंजी की 8 इकाई मिलकर के भी श्रम की 100 इकाई कलम की 100 इकाई उत्पादन करेंगे। और इसी प्रकार और श्रम की इकाइयों को बढ़ाते जाएंगे तो निश्चित रूप से पूंजी की इकाइयों को घटाते जाएंगे, और इस तरह से हमें ए बी सी डी ई ये 5 संयोग मिलेंगे जिनसे हम एक समान उत्पादन के स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। तो सारणी से स्पष्ट है कि कलम की 100 इकाइयों को प्राप्त करने के लिए फर्म 1 श्रम 15 पूंजी, 2 श्रम 8 पूंजी, 3 श्रम 5 पूंजी, 4 श्रम 3 पूंजी अथवा 5 श्रम 2 पूंजी की इकाइयां लगा सकता है। और इन विभिन्न संयोगों को यदि हम एक रेखा चित्र पर व्यक्त करें तो वो रेखा चित्र कुछ इस तरह से हमारे सामने आएगा। यदि ए संयोग, यदि हम इस y अक्ष पे, ये मान लो y अक्ष चित्र का और ये x अक्ष है, y अक्ष पे पूंजी की मात्रा को दिखाया गया है, x अक्ष पे श्रम की मात्रा को दिखाया जा रहा है। तो इस प्रकार से हम एक, जैसे पिछला टेबल से एक हम संयोग प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ए संयोग पे पूंजी की 15 इकाइयां और श्रम की 1 इकाई प्रयोग करने से हमें उत्पादन की 100 इकाई, 100 कलम उत्पादन हो रहा है। ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम श्रम की 2 इकाई, श्रम की इकाई बढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है उत्पादन के उसी स्तर को स्थिर रखने के लिए पूंजी की इकाइयों को घटाना पड़ेगा। तो पूंजी की इकाइयां 8 और श्रम की 2 इकाई मिलकर के यानी कि बी संयोग प्राप्त होता है, और ये भी 100 इकाई ही उत्पादन करता है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं सी संयोग पे पूंजी की 5 और लेबर की 3, इसी प्रकार डी संयोग पे पूंजी की 3 और लेबर की 4 इकाई, और इसी प्रकार ई संयोग पे ये सारा पिछले सारणी से लिया गया है, पूंजी की 2 और श्रम की 5 इकाई मिलकर के भी उत्पादन के 100 कलम को ही उत्पादन करते हैं। पेन की कितने इकाई हो रही है? 100 इकाई उत्पादन हो रही है। तो इस प्रकार से इन ए बी सी डी ई बिंदुओं को मिलाते हुए कोई वक्र बनाया जाए तो वो आईपीसी वक्र होगा, जो ये बताएगा कि इसका प्रत्येक बिंदु एक समान उत्पादन को दिखाता है, जो है 100 पेन की इकाइयां, 100 कलम की इकाइयां उत्पादित होती हैं। और ये विभिन्न संयोग है, एक तरह से कह सकते हैं उत्पादक के सामने ये विभिन्न ऑप्शंस हैं, इनमें से किसी एक को वो चूज करता है और उसको इंप्लीमेंट करता है अपने फैक्ट्री में, तो उसे उत्पादन की 100 इकाइयां मिलेंगी, पेन की 100 इकाइयां उत्पादन के रूप में मिलेंगी। और इसी को हम सम उत्पादन वक्र कहते हैं। इसको हम कहते हैं कि सम उत्पादन वक्र, सम उत्पादन वक्र कहा जाता है, या आइसो क्वांट कर्व या आइसो प्रोडक्ट कर्व। ठीक, तो ये इसकी व्याख्या यहाँ पे दी गई है, इसको आप पढ़ सकते हैं, और ये हम सम उत्पाद वक्र को प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि हम देखें कि अभी ये इस सारणी के माध्यम से, इसी सारणी को हमने ए बी सी डी ई इस संयोग को जब हमने ग्राफ पे व्यक्त किया तो इस तरह से हम एक कर्व प्राप्त करते हैं, और ये कर्व कहलाता है आइसो प्रोडक्ट कर्व। तो आप इतना समझ गए होंगे कि आइसो प्रोडक्ट कर्व विभिन्न बिंदुओं, आइसो प्रोडक्ट कर्व के विभिन्न बिंदु एक समान संतुष्टि को व्यक्त करते हैं, और वे विभिन्न बिंदु पूंजी और श्रम के यानी कि 2 साधनों के अलग अलग संयोगों को व्यक्त करते हैं, जिनके किसी एक संयोग को उत्पादक लागू करता है तो उसे उतनी ही इकाई प्राप्त होगी।
अब कुछ मान्यताएं हैं। जैसे पहली मान्यता है, आइसोक्वांट कर्व की व्याख्या करने से पहले हमें इन मान्यताओं को मान के चलना पड़ता है, तब हम आइसोक्वांट कर्व बना पाते हैं। तो पहले जो मान्यता है वो क्या है, ओनली टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज लेबर एंड कैपिटल आर टेकन इनटू कंसीडरेशन, यानी कि लेबर और पूंजी केवल दो फैक्टर हैं, दो साधन है उत्पादन के जो उत्पादन देते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे केवल दो साधनों को लेते हैं। हालांकि ये मान्यता सही नहीं है, उत्पादन के बहुत सारे साधन लगते हैं, पूंजी, भूमि, टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल, लेबर, मशीन, तो ये बहुत सारे साधन होते हैं उत्पादन के। लेकिन अध्ययन की दृष्टि से अध्ययन को आसान बनाने के लिए हम केवल दो साधनों को मानते हैं कि यहाँ पे उत्पादन के केवल दो साधन है ताकि हम अध्ययन कर सकें। नेक्स्ट है, दीज फैक्टर कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर। ये साधन एक दूसरे के स्थान पे सब्स्टिट्यूट किए जा सकते हैं। यदि हम लेबर की मात्रा बढ़ाना चाह रहे हैं तो हम पूंजी की मात्रा को घटा करके लेबर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं पूंजी के स्थान पे। तो इसका मतलब कि एक दूसरे के स्थान पे प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं दोनों साधन। थर्ड assumption is the factor of production can be divided into small parts। ये इकाइयों में बांटे जा सकते हैं, लेबर और कैपिटल दोनों को हम छोटे छोटे इकाइयों में व्यक्त कर सकते हैं। एक इकाई, दो इकाई, तीन इकाई, चार इकाई, छोटी छोटी इकाइयों में व्यक्त कर सकते हैं। और इसीलिए हम लेबर की जगह पे कैपिटल की इकाइयों को प्रतिस्थापित कर सकते हैं, या कैपिटल की जगह पे लेबर की कुछ इकाइयों को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ये भी मान्यता सही नहीं है, क्योंकि अब जैसे बड़ी मशीन है तो बड़ी मशीन की जगह पे ऐसा नहीं कि हम मशीन को थोड़ा काट के छोटा कर देंगे और लेबर को लगा देंगे। लेकिन चूंकि हमें यहाँ पे स्टडी करना है और समझना है इकोनॉमिक्स को, आइसोक्वांट कर्व को समझना है, तो ये मान्यता हमें लेना पड़ेगा, तभी हम बना पाएंगे। इट इज एज्यूम दैट टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के चेंज होने से ही प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल बोथ विल बी इंक्रीज। तो टेक्नोलॉजी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं। नेक्स्ट, द शेप ऑफ द आइसोक्वांट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी बिटवीन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो शेप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो एजम्पशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शेप है आईपीसी के, आइसो प्रोडक्ट कर्व के, वो शेप किस तरह का होगा ये निर्भर करेगा कि एल एंड कैपिटल में सब्स्टिट्यूटेबिलिटी कितनी है, प्रतिस्थापनता की दर कितना है, अर्थात एल की जगह पे पूंजी कितनी मात्रा में लगाई जा सकती है और पूंजी की जगह पे कितनी मात्रा में एल लगाई जा सकती है, कितना सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। तो उसी आधार पे तय होगा कि आईपीसी का शेप कितना होगा। आईपीसी स्ट्रेट लाइन होगा कि ये कर्व का होगा इस तरह से, या समकोण होगा इस तरह से। तो ये निर्भर करेगा कि किस प्रकार से कितनी मात्रा में प्रतिस्थापन की दर है दोनों वस्तुओं के मध्य। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, आइसोक्वांट कर्व से संबंधित है मैप। आइसोक्वांट कर्व मैप क्या होता है? कई बार पूछ दिया जाता है कि आइसोक्वांट कर्व मैप बताओ, बना के दिखाइए, तो या समझाइए। आइसोक्वांट कर्व जैसे उदासीनता वक्र मानचित्र आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो हमारा पिछला वीडियो देख लेंगे। उदासीनताओं के अधिमान वक्र मैप में दिखाया गया था कि दो वस्तुओं के संयुगों की प्रत्येक ऊपर वाला उदासीनता वक्र अधिक संतुष्टि को दिखाता है और वहां पे बहुत सारे उदासीनता वक्र होते हैं। इसी प्रकार उत्पादन के दो संभावित साधनों संयोगों से एक से अधिक सम उत्पाद वक्रों का निर्माण किया जा सकता है, और जैसे जैसे हम सम उत्पाद वक्र के ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो दिखाएगा कि अधिक उत्पादन के स्तर को व्यक्त कर रहा है। एज एन आइसोक्वांट मैप shows the different isoquant curves representing the different combination of factors of production yielding the different level of output. Thus, higher the isoquant curve, the higher is the level of output. यानी कि जैसे ऊंचे आइसोक्वांट सम उत्पाद वक्र पे हम चलते जाएंगे वैसे उत्पादन के ऊंचे स्तर को वो व्यक्त करेगा और अलग उत्पादन के संयोग को व्यक्त करेगा। जैसे ये आईपीसी 100 इकाइयों को प्रेजेंट करता है, उत्पादन के 100 इकाइयों को। इसके ऊपर स्थित है आईपीसी 200, ये 200 इकाई को प्रेजेंट करता है। ऐसे ही स्थित है इसके ऊपर आईपीसी 300, ये 300 इकाइयों को। तो जैसे जैसे हम ऊपर के आइसोक्वांट कर्व सम उत्पाद वक्र पे पहुंचते जाएंगे वैसे वैसे ये दिखाएगा कि अधिक उत्पादन के स्तर को दिखा रहा है। यहाँ पे इनके बीच भी कोई सम उत्पाद वक्र हो सकता है, ठीक है,
ये दूसरे को टच नहीं करेगा, कट नहीं करेगा। और इसके ऊपर भी हम जा सकते हैं, जो ऊंचे उदासीनता वक्र, जैसे ये आईपीसी 500 व्यक्त कर सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे, ये नीचे कोई है मान लो आईपीसी, ये आईपीसी 50 इकाई को व्यक्त कर सकता है, लेकिन ये किसी एक अक्ष को टच नहीं करेगा, ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, इधर वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। ठीक है, ये इस पे पूंजी की इकाइयां दिखाई गई हैं वाई अक्ष पे, और ये एक्स अक्ष पे एल या श्रम की इकाइयां दिखाई गई हैं। और इसको हम जैसे कि हम देख रहे हैं कि के से हम इसको डिनोट कर रहे हैं, के से बता रहे हैं। तो इस तरह से ये उदासीन सम उत्पाद वक्र मानचित्र है। सम उत्पाद वक्र मानचित्र बताता है कि एक से अधिक, जहां पे एक से अधिक सम उत्पाद वक्रों को दिखाया जाए उसे हम सम उत्पाद वक्र मानचित्र कहते हैं। और ये मूल बिंदु 0 से ऊपर की ओर स्थित होता है, 0 के प्रति उन्नतोत्तर होता है। और जैसे जैसे हम ऊपर के सम उत्पाद वक्र पे चलते जाएंगे, यह ऊंचे उत्पादन के स्तर को बताएगा। और साधनों के दोनों के अधिक संयोगों को, अधिक संयोग मतलब अधिक मात्रा के संयोगों को बताएगा। यानी कि जैसे हम ऊंचे सम उत्पाद वक्र पे जाएंगे तो इसका मतलब यह है कि श्रम और पूंजी दोनों की अधिक इकाइयां यूज होंगी, तभी हम अधिक उत्पादन के स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है अब तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर या प्राविधिक प्रतिस्थापन की सीमांत दर, इसी को कहते हैं। प्राविधिक और तकनीकी एक ही वर्ड है, इसमें कंफ्यूज नहीं होता है। इसको हम टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, टेक्निकल। ठीक है, तो ये दोनों एक ही शब्द है। तो तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या है? जैसा कि हमने दो लेबर एंड कैपिटल, दो साधन को लेकर चल रहे हैं, और ये हम मान रहे हैं कि किसी वस्तु के उत्पादन पे, अभी हम पेन का उदाहरण लिए हैं, मान लो बहुत सारी वस्तुएं उत्पादित होती हैं, तो पेन के उत्पादन में केवल दो साधन लग रहे हैं, लेबर एंड कैपिटल। कैपिटल में हमने सारे मशीन टेक्नोलॉजी सारे को रख दिए हैं, और श्रम में परिवर्तनशील साधन है ना, कच्चे माल और लेबर, मजदूर, ये सब हमने एल में डाल दिए हैं। तो इसलिए हम इसके दो पैक बना लिए हैं, एल एंड के। तो इन दोनों को मिलाकर के उत्पादन कितना हो रहा है? इन दोनों को मिलाकर के उत्पादन कुछ इकाइयों का हो रहा है, मान लीजिए 100 इकाइयों का हो रहा है। तो तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या कहती है कि जैसे उदासीनता वक्र के मामले में हमने देखा था कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती है, उसी प्रकार उत्पादन के संबंध में तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती है, जो यह स्पष्ट करती है कि जिस पर बिना उत्पादन के स्तर में परिवर्तन किए हुए साधनों में प्रतिस्थापन किया जा सके। ठीक है, साधनों में प्रतिस्थापन किया जा सके, अर्थात यदि हम पूंजी की मात्रा घटाना चाह रहे हैं और लेबर की बढ़ाना चाह रहे हैं तो इसी को हम प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। यदि हम पूंजी की मात्रा घटाना चाह रहे हैं, लेबर की मात्रा बढ़ाना चाह रहे हैं, तो इसको हम प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। अर्थात एक लेबर को बढ़ाने के लिए पूंजी को कितना हमें घटाना होगा, यानी कि कितनी पूंजी के स्थान पर, पूंजी की कितनी इकाइयों के स्थान पे एक लेबर की इकाई प्रतिस्थापित की जा सकती है, जिससे कि उत्पादन का स्तर वही बना रहे, अर्थात 100 बना रहे। यही प्रतिस्थापन की सीमांत दर है। आसान भाषा में समझ लो कि जैसे एक उत्पादन का स्तर सेम रखते हुए, उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, 100 इकाई उत्पादन हो रही, उत्पादन का स्तर सेम रखते हुए यदि हम पूंजी की मात्रा को श्रम की मात्रा से, एक इकाई से प्रतिस्थापित करते हैं, चूंकि सीमांत दर की बात हो रही, तो इसलिए एक इकाई, श्रम की एक इकाई से पूंजी की जितनी मात्रा को प्रतिस्थापित किया जाता है उसे हम तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। अर्थात प्रतिस्थापन मतलब एक के स्थान पर दूसरे का प्रतिस्थापन, ताकि उत्पादन का स्तर वही बना रहे। इस प्रकार यदि उत्पादन में केवल दो साधन एल एवं के का प्रयोग किया जा रहा है, तो के साधन के लिए एल साधन की प्राविधिक या तकनीकी प्रतिस्थापन की दर के की वह मात्रा है जो एल साधन की एक इकाई द्वारा प्रतिस्थापित की जा सकती है, यदि उत्पादन के स्तर में किसी प्रकार का परिवर्तन ना करना है, नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी है समझने के लिए कि एल की एक इकाई के बदले पूंजी की कितनी इकाई को हम हटा सकते हैं, घटा सकते हैं, ताकि कॉस्ट वही बना रहे और उत्पादन या कॉस्ट कम हो जाए लेकिन उत्पादन सेम बना रहे, 100 इकाई ही उत्पादन हो रहा है। तो ऐसा हम कर सकते हैं, और इसी को प्रतिस्थापन की सीमांत दर, तकनीकी प्रतिस्थापन क्योंकि इसलिए कहते हैं तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर, क्योंकि ये साधनों के संबंध में बात हो रही है, उत्पादन के साधनों के संबंध में बात हो रही है। अब इसको हम थोड़ा सारणी से देखेंगे, और सारणी में ये दिखा रहा है कि
पुराने सारणी को ही लिए हैं, पुराने टेबल जो अभी पिछले दो टेबल दिखाए हैं उसी टेबल को यहाँ पे लिया गया है। मान लो ए संयोग है और ए संयोग पे लेबर की 1 इकाई और पूंजी की 15 इकाई मिल करके उत्पादन हो रही है। मान लो यहाँ हम उत्पादन भी लिख दे रहे हैं, उत्पादन की इकाइयां 100 ही है टोटल, और ये एक संयोग है। अब उत्पादक ही चाहता है कि लेबर की इकाई बढ़ाई जाए और साधन पूंजी की इकाई को के स्थान पे, पूंजी की इकाई के स्थान पे प्रतिस्थापित की जाए। हो सकता है वो कॉस्ट कम करना चाह रहा हो या कोई उसके पास पूंजी कम हो रही हो, तो इसलिए वो प्रतिस्थापित करना चाह रहा हो। तो एक बी संयोग बनेगा जिसपे लेबर की 1 इकाई बढ़ी हुई होगी और पूंजी की 1 इकाई, पूंजी की 7 इकाइयां घट जाएंगी, अर्थात एक लेबर के बदले 7 कैपिटल, एक लेबर के बदले 7 कैपिटल रिप्लेस होगा। यानी कि एक लेबर हम बढ़ाएंगे तो 7 कैपिटल बढ़ाएंगे। इसी को प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। श्रम तथा पूंजी के बीच तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेंसिल सब्स्टिट्यूशन बिटवीन L एंड K। श्रम और पूंजी के बीच प्रतिस्थापन की, तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। अब एक और लेबर बढ़ाते हैं तो पूंजी की 3 इकाइयां घटाते हैं, पूंजी की 3 इकाई रिप्लेस करते हैं एक लेबर के बदले। अब एक लेबर और बढ़ाते हैं तो पूंजी की 3 इकाई यानी कि 2 पूंजी की इकाइयां छोड़ते हैं। एक लेबर और बढ़ाते हैं तो 2 पूंजी की इकाई यूज होगी, अर्थात एक पूंजी की इकाई रिप्लेस होगी यानी कि छूटेगी, यानी कि प्रतिस्थापित होगी। ठीक है, तो एक लेबर के बदले 7 पूंजी की इकाई प्रतिस्थापित हो रही है, उसके बाद एक लेबर के बदले 3, उसके बाद एक लेबर के बदले 2, एक लेबर के बदले 1। तो जैसे जैसे हम लेबर की संख्या बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे पूंजी की संख्या को हम घटाते जा रहे हैं, और इसे हम कहते हैं तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। यानी कि एक लेबर के बदले कितनी पूंजी को हम रिप्लेस कर रहे हैं या कितनी पूंजी को हम हटा रहे हैं, उसको हम कहेंगे तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। जाहिर सी बात है कि जब उत्पादन में एक साधन को बढ़ाएंगे तो दूसरे साधन को घटाना होगा, क्योंकि उत्पादन के स्तर को सेम रखना है। नेक्स्ट है, इसको एक चित्र के माध्यम से भी हम व्यक्त कर सकते हैं। अब सम उत्पाद वक्र IPC से व्यक्त किया गया है इसमें, और ये दिखा रहे हैं इसमें कि रेखा चित्र में सम उत्पाद वक्र नीचे की ओर B से C पर अत्यंत ही अल्प दूरी तक चलिए, यहां बिना उत्पादन के किसी हानि के K की डेल्टा K तथा L की डेल्टा L मात्रा से प्रतिस्थापित होगी। PL का ढाल प्रतिस्थापन की सीमांत दर होगा। ठीक है, ये PL, इस पे स्पर्श रेखा खींचे और चित्र से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम प्रतिस्थापन की सीमांत दर को, तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर को दिखा सकते हैं। तो यदि ये मान लो K1 है और ये K है, ये L है और ये L1 है। यदि हम B से C पर, यदि उपभोक्ता उत्पादक B पर है तो B पर रहने पर पूंजी की OK1 मात्रा और लेबर की OL मात्रा यूज हो रहा है, यानी कि OK1 प्लस OL मात्रा मिलकर के कितनी इकाई उत्पादन कर रहे हैं, 100 इकाई। ये मान लो 100 इकाई को दिखा रहा है पेन की, उसी उदाहरण को लेकर चलते हैं हम। अब यदि वो L की मात्रा बढ़ाकर OL1 कर दे रहा है, L की मात्रा कितना बढ़ा दिया, OL1, और पूंजी की मात्रा घटाकर OK कर दिया, तो भी उत्पादन 0 हो रहा है। इसको हम परिवर्तन को K में, परिवर्तन को K में कमी की गई है तो K में परिवर्तन को डेल्टा K और L में परिवर्तन को डेल्टा L से दिखाया है। ये हिस्सा चेंज किया गया, कम किया गया है, इसलिए हम इसको माइनस डेल के नाम से लिख सकते हैं, और ये हिस्सा बढ़ाया गया है, इसको हम डेल्टा L के रूप में दिखा सकते हैं, जबकि उत्पादन सेम है। तो ये इतना बढ़ाया गया और ये इतना घटाया गया, इतना बढ़ाया गया, ये तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर को व्यक्त करेगा। तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर दो साधनों L और K की समान सीमांत उत्पादकताओं के अनुपात को बताती है। जब कोई उत्पादक किसी सम उत्पाद वक्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर चलता है, जैसा रेखाचित्र BC, रेखाचित्र में उत्पादक B से C बिंदु पर जाता है तो वह K की कुछ मात्रा छोड़ता है, जिसके कारण उत्पादन में कुछ कमी होगी। उसके स्थान पर L की कुछ मात्रा बढ़ाता है, जिससे कुल उत्पादन में कुछ वृद्धि होगी। पर चूंकि वह एक सम उत्पाद वक्र पर चलता है अथवा
उसके उत्पादन का स्तर एक ही बना रहता है। इसलिए आवश्यक है कि के की कमी के कारण उत्पादन में कमी निश्चित रूप से एल में वृद्धि के कारण उत्पादन में हुई वृद्धि के बराबर हो, तभी उत्पादन स्थिर रहेगा, यानी कि 100 इकाई पे स्थिर रहेगा। तो जितना हम के में कमी कर रहे हैं तो उत्पादन में कमी होगी, निश्चित रूप से एल में वृद्धि के कारण होने वाले उत्पादन में वृद्धि बराबर होनी चाहिए जो कमी हुई थी के में कमी के कारण, तभी उत्पादन के उस स्तर को बनाए रखेंगे। बहुत ही सिंपल और साधारण सा ये गणित है कि जब हम के में कमी कर रहे हैं, जब के में हम कमी कर रहे हैं कितने के बराबर, के1 के बराबर, के1 के बराबर कमी कर रहे हैं, तो मान लो कि पेन के उत्पादन में 20 के बराबर कमी हो जा रही है और उत्पादन घटकर 80 पे आ जा रहा है, और दूसरी ओर एल के मात्रा में वृद्धि कर रहे हैं, कितनी मात्रा में वृद्धि कर रहे हैं, तो L1, और इसके कारण निश्चित रूप से 20 इकाई की वृद्धि होनी चाहिए, तभी हम जो क्षतिपूर्ति हुई है 80 हुई है वो फिर 100 पे पहुंच जाएगी। ये कहने का यहाँ पे तात्पर्य है। ठीक है, तो इसको अब सूत्र के रूप में हम लिख सकते हैं कि के की कमी के कारण उत्पादन में कमी बराबर होनी चाहिए एल में वृद्धि के कारण उत्पादन में हुई वृद्धि के। ठीक है, और इसको ऐसे मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, आपको समझने में आसानी होगी। अब के में कमी के कारण उत्पादन में कमी को हम माप सकते हैं। कैसे माप सकते हैं, डेल्टा के इंटू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ के का गुणा कर दे डेल्टा के में, यदि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ के कैपिटल पूंजी की सीमांत उत्पादकता का गुणा कर दें पूंजी की गई कमी में, तो हमें पता चल जाएगा कि के की कमी के कारण उत्पादन में कितनी कमी हुई है। इसी प्रकार एल में वृद्धि के कारण उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है, इसमें हम डेल्टा एल यानी कि डेल्टा एल श्रम की मात्रा में वृद्धि में गुणा कर दें श्रम की सीमांत उत्पादकता से, तो हमें पता चल जाएगा कि श्रम में वृद्धि के कारण उत्पादन में कितना वृद्धि हुआ है, और ये दोनों बराबर होना चाहिए। उत्पादन में कमी के कारण और उत्पादन में वृद्धि, के में उत्पादन की वृद्धि, एल में वृद्धि के कारण, ये दोनों जब बराबर होंगे तभी हम उसी सम उत्पाद वक्र पे रहेंगे। इसको इक्वेशन के रूप में समझ सकते हैं, इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है, डेल्टा के इंटू एम पी के इक्वल टू डेल्टा एल इंटू एम पी एल। ये माइनस में लिखा गया है, यहाँ पे माइनस में दिखाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हिस्सा दिखाएगा उत्पादन में कमी, क्योंकि पूंजी में कमी के कारण कितना उत्पादन में कमी होगा ये दिखा रहा है, उत्पादन में कमी ये दिखा रहा है, और डेल्टा एल इंटू एम पी एल ये दिखाएगा उत्पादन में वृद्धि, यानी कि एल में वृद्धि के कारण उत्पादन में जो वृद्धि हो रही है, ये दोनों जब बराबर होंगे तभी हम 100 इकाई पे बने रहेंगे। बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है ये। अब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल इक्वल टू एम पी एल अपॉन एम पी के। एम पी एल दिखाता है श्रम की सीमांत उत्पादकता को, श्रम की, ये एक बार समझ लो, बहुत आसानी से आगे बहुत आराम करेगा। श्रम की सीमांत उत्पादकता, और एमपी के दिखाएगा पूंजी की सीमांत उत्पादकता। ठीक है, तो डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल, के लिए एल की तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर है, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि MRTS बिटवीन एल एंड के विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल, और चूंकि ये बराबर है MPL अपॉन MPK, यानी कि साधनों के सीमांत उत्पादकता के अनुपात के। ठीक है, श्रम एवं पूंजी की सीमांत उत्पादकता के अनुपात यह बताता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एल एंड के। ठीक है, सीमांत प्रतिस्थापन की दर, तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर को यह बताता है। यह सूत्र आपको याद रखना है। अब तकनीकी प्रतिस्थापन की घटती सीमांत दर क्या होती है, वहीं से प्रतिस्थापन की सीमांत दर से ही यहाँ पे घटती प्रतिस्थापन की सीमांत दर को लिया गया है, और इसको ऐसे देख सकते हैं कि जैसे जैसे
एक साधन की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे, जैसे हम पिछले टेबल में देखे थे कि जैसे जैसे हम एक उस टेबल पे चले चलते हैं तो ज्यादा आसान हो जाएगा। ये टेबल आ गया और इसमें हम देखे थे कि घटती प्रतिस्थापन की सीमांत दर यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे जैसे हम लेबर की संख्या बढ़ा रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 करते जा रहे हैं, तो लेबर की एक संख्या जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं तो शुरू में तो वह 7 पूंजी की स्थान पे कार्य कर रहा है, यानी कि 7 पूंजी के इकाई को हटा दे रहा है। उसके बाद 3 पूंजी की इकाई, उसके बाद 2, उसके बाद 1, और एक स्थिति आती है कि वो कुछ भी पूंजी की इकाई हटाने को सक्षम नहीं होता है, यानी कि प्रतिस्थापन, तकनीकी प्रतिस्थापन की दर 0 हो जाता है। इसको कहते हैं घटती प्रतिस्थापन की दर। शुरू में एक श्रम 7, प्रतिस्थापन की दर 7 कैपिटल के बराबर है, उसके बाद एक श्रम 3, यानी कि प्रतिस्थापन अब घट रहा है, 3 इकाई हुई छोड़नी पड़ रही है, अर्थात कि प्रतिस्थापन की दर घट रही है। एक श्रम की इकाई के बदले 3 इकाई प्रतिस्थापित हो रही है। उसके बाद फिर एक अगला श्रम लगा रहे हैं तो उसके बदले केवल 2, उसके बाद केवल 1। तो ये प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या हो रही है? घटती जा रही है। ठीक है, तो इसी को कहा गया है कि जैसे जैसे हम एल की मात्रा बढ़ाएंगे तो पूंजी की लगाने जाने वाली मात्रा घटती जाएगी। उत्पादन के 2 साधनों एल तथा के संयोग में उत्पादन के उसी स्तर पर बने रहने के लिए आवश्यक है कि एल की मात्रा बढ़ाई जाए तो दूसरे साधन की मात्रा घटाई जाए, जो अभी हमने देखा। उसी को प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं, तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। ऐसी स्थिति में एल की प्रत्येक इकाई द्वारा के की घटती हुई मात्रा प्रतिस्थापित की जाएगी। अभी हमने देख लिया कि जैसे जैसे एल की एक इकाई बढ़ा रहे हैं तो के की घटती प्रतिस्थापन की सीमांत दर हो रही है। उसका कारण अभी हम बता रहे हैं क्यों। तो के लिए एल की साधन की प्राविधिक प्रतिस्थापन या तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहा जाता है, और यही तकनीकी प्रतिस्थापन या प्राविधिक प्रतिस्थापन की घटती हुई प्रतिस्थापन दर के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। वास्तविकता यह है कि तकनीकी प्रतिस्थापन की घटती हुई सीमांत दर का सिद्धांत क्रमागत उत्पादन ह्रास नियम का विस्तार मात्र है। उसका कारण क्या होता है? क्योंकि उत्पादन ह्रास नियम लागू होता है। प्रत्येक उत्पादन की क्रिया में उत्पादन ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लागू होता है। अर्थात जैसे जैसे हम एल की इकाई को बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पे समझ लो, जैसे जैसे हम एल की इकाई को बढ़ाते जाएंगे तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एल, यानी कि श्रम की सीमांत उत्पादकता जो अभी हमने पीछे देखा, वो क्या होगी? घटती जाएगी। ये बहुत ही सामान्य सी बात होती है। किसी एक साधन को जैसे जैसे हम उसकी मात्रा बढ़ाते जाएंगे उससे मिलने वाली उत्पादकता, सीमांत उत्पादकता, वो क्रमशः घटती जाएगी। और यही कारण है कि उत्पादन के उसी स्तर पर बने रहने के लिए पूंजी की कम इकाई को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, कम इकाई को छोड़ना पड़ेगा। इसी को घटती प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। जाहिर सी बात है कि अभी हम एक उदाहरण जो देख रहे थे कि एल की एक इकाई जब हम बढ़ाए तो 20 इकाई बढ़ना चाहिए। जब हमने पूंजी की एक इकाई घटाई थी तो 20 इकाई की कमी हो गई थी, तो 20 इकाई बढ़नी चाहिए। अब यदि एल की एक और घटाते हैं, लगाते हैं, तो 20 इकाई नहीं बढ़ा पाएगा, क्योंकि अब उत्पादन ह्रासमान नियम के कारण एल के एक इकाई बढ़ाने से उत्पादन में केवल 15 इकाई या 20 से मतलब कम इकाई उत्पादन होगा। तो इसलिए हम के की कम इकाई छोड़ेंगे, तभी वो क्षतिपूर्ति हो पाएगी, यानी कि जो 100 इकाई है वो तभी वो बनी रहेगी। ठीक है, जैसे एक साधारण सा उदाहरण लेते हैं कि 100 इकाई पेन का हो रहा है। मान लो पूंजी की 10 इकाई उपयोग की जा रही है और श्रम की 5 इकाई उत्पादन की जा रही है, और श्रम की एक और इकाई बढ़ाया जा रहा है, श्रम की एक और इकाई बढ़ाई जा रही है, और पूंजी की 2 इकाई कम करने से जो पेन है उसमें कमी होकर के कितना हो गया? जो पेन का उत्पादन कम होकर के मान लो 60 हो गया। ठीक है, अब उसी स्तर पर बने रहने के लिए जो श्रम की इकाई बढ़ाए हैं उसका उत्पादन कितना होना चाहिए? उसका उत्पादन 40 होना चाहिए। ठीक है, तभी ये जो 2 इकाई घटाए हैं कैपिटल की, तभी उस 60 और 40 मिला के 100 इकाई को मेंटेन कर पाएगा। चूंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर घटता हुआ होता है, ठीक है, तो फिर अगली इकाई से यदि हम श्रम की जो पूंजी की एक इकाई 2 इकाई को रिप्लेस कर रहा था, अब यदि हम लेबर की एक और इकाई बढ़ाना चाहें और पूंजी की एक और इकाई घटाना चाहें, 2 इकाई को घटाना चाहें, तो फिर क्या होगा कि उत्पादन कितना हो जाएगा? मान लो 60 हो गया फिर उत्पादन। अब साधन की एक इकाई एल की इकाई घटाने से
उत्पादन में 40 की वृद्धि नहीं होगी, उत्पादन में वृद्धि 40 से कम होगी, हो सकता है 30 होगी। क्यों? क्योंकि उत्पादन ह्रास नियम लागू हो रहा है, प्रोडक्ट डिमिनिशिंग लॉ ऑफ रिटर्न लागू हो रहा है। तो इसलिए हम 2 इकाई पूंजी को अब नहीं छोड़ सकते, हम पूंजी की मान लो 1 ही इकाई छोड़ने के लिए हो सकते हैं तैयार हो, ताकि 60 से ज्यादा पर बने रहे। 1 इकाई मान लो घटाते हैं, कैपिटल की 1 इकाई घटाते हैं और वह 70 पे उत्पादन रहता है, तब हम कवर कर पाएंगे। तो यानी कि 1 एल के बदले अब 1 ही कैपिटल रिप्लेस होगा, 2 नहीं। तो इसका मतलब यही हुआ। अब चूंकि हम जानते हैं कि MRTS, अभी हमने पीछे देखा कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, तकनीकी प्रतिस्थापन की दर, यह दोनों साधनों के सीमांत उत्पादकता के अनुपात को बताता है, यानी कि MPL अपॉन MPK, MPL अपॉन MPK को बताता है, यानी कि श्रम और पूंजी के सीमांत उत्पादकता के अनुपात को व्यक्त करता है। तो इसलिए जब L की मात्रा बढ़ाई जाती है तथा K की मात्रा घटाई जाती है, तो श्रम L की सीमांत उत्पादकता घटती जाती है, जबकि K की सीमांत उत्पादकता बढ़ती जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम K की मात्रा को छोड़ रहे हैं, K की मात्रा को घटा रहे हैं, इसलिए K की सीमांत उत्पादकता बढ़ती जाएगी। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि L की सीमांत उत्पादकता घटती जाती है, जैसे जैसे हम L की मात्रा का उपयोग करते जाएंगे। ऐसी स्थिति में उत्पादन के उसी स्तर पर बने रहने के लिए यह आवश्यक है कि L की एक अतिरिक्त इकाई के द्वारा K की क्रमशः कम ही मात्रा प्रतिस्थापित हो, अर्थात हम कम ही मात्रा K की छोड़ें। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे ऊपर। तो यदि उत्पादन वृद्धि नियम की स्थिति हो, इन केस मान लो ये बहुत कम होता है कि उत्पादन वृद्धि नियम की स्थिति हो, बढ़ते उत्पादन का नियम, यानी कि जैसे जैसे हम श्रम के साधन का इकाई का उपयोग कर रहे हैं, उससे मिलने वाली सीमांत उत्पादकता बढ़ रही है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, तब प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती नहीं बल्कि बढ़ेगी, घटेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी। और बढ़ेगी तो ऐसी स्थिति में जो आइसोक्वांट कर्व है, जो आइसोक्वांट कर्व है वो उन्नतोदर ना होकर, ऐसे ना होकर वो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जो कि सामान्यतः नहीं पाया जाता है। तो उत्पादन ह्रास नियम ही होता है प्रत्येक स्थिति में। जैसे हम उपयोगिता की स्थिति में जैसे जैसे किसी वस्तु की मात्रा हम प्राप्त करते जाते हैं, उससे मिलने वाली उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। उसी प्रकार जैसे जैसे हम किसी एक साधन की इकाइयों को उत्पादन में लगाएंगे, उससे मिलने वाली उत्पादकता क्रमशः घटती जाती है। अब सीमांत उत्पाद वक्रों की विशेषताएं क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोक्वांट कर्व। इसकी विशेषताएं अधिमान वक्र की तरह ही होती हैं बिल्कुल, और जैसा ये दिखाया गया है चित्र में, एक एक करके देखते हैं। सम उत्पाद वक्र नीचे दाहिने की ओर गिरता हुआ होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पे सम उत्पाद वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है, और ये IPC 100, इसके ऊपर का सम उत्पाद वक्र 200, इससे ऊपर का आइसोप्रोडक्ट कर्व 300। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उत्पादन का स्तर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम नीचे की ओर आएंगे उत्पादन का स्तर घटता जाएगा। तो ये बाएं से दाहिने की ओर नीचे गिरता हुआ होता है। ऐसा नहीं होता है कि इसको हम ऐसे नहीं खींच सकते हैं कि ये इस प्रकार से हो, ठीक है, और ये IPC हो, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इस पे हम मान लो पूंजी की मात्रा दिखा रहे हैं, इस पे हम L की मात्रा, श्रम की मात्रा, इस पे पूंजी की मात्रा दिखा रहे हैं, तो जो उत्पादन है वो गलत हो जाएगा। ये केवल 100 उत्पादन को दिखा रहा है, तो जो उत्पादन है L यहाँ पे, K यहाँ पे, और यदि हम दूसरे संयोग को लेंगे तो साधन की अधिक मात्रा, पूंजी की भी OK1 और श्रम की भी OL1 मात्रा, जबकि उत्पादन का स्तर वही है, तो इसलिए ये सम उत्पाद वक्र नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट, दो सम उत्पाद वक्र एक दूसरे को ना तो स्पर्श कर सकते हैं और ना ही काट सकते हैं। हम मान लो दो सम उत्पाद वक्र है, ये IPC1 और ये मान लो 100 है, और ये IPC 200 है। तो कोई भी एक दूसरे को ना तो स्पर्श करेगा, टच करेगा, ना तो काटेगा। जैसे ये दो सम उत्पाद वक्र है, मान लो ये A बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि A बिंदु के पहले ये IPC 200 नीचे हो जा रहा है, यानी कि कम को दिखा रहा है, और IPC 100 ऊपर हो जा रहा है, जो ये दिखा रहा है कि ये 100 वाला अधिक है, यह 200 वाला कम है, जो कि लॉजिकल नहीं है। एक समय में A ग्रेटर देन B और दूसरे समय में B इज ग्रेटर देन
ए नहीं हो सकता है, तो कंसिस्टेंसी नहीं है। तो इसलिए जो उदासीनता सम उत्पाद वक्र होगा वो बिल्कुल पैरेलल होगा एक दूसरे के, और एक दूसरे को टच नहीं करेगा, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है ऐसा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सम उत्पाद वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होगा। ठीक है, ये मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है सम उत्पाद वक्र, जैसा कि चित्र में, ओरिजिनल चित्र में दिखाया गया है आईपीसी। यह मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। मूल बिंदु ये है, ओरिजिन है, और इस पे कैपिटल दिखाया गया है, इस पे लेबर दिखाया गया है। तो मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर का मतलब ऐसे चांद के आकार का होगा, और इसीलिए तभी यहाँ पे जो घटती प्रतिस्थापन की सीमांतर है वो लागू होगी। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एल एंड के तभी लागू होगा, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो ये बताएगा कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर क्या होता है, वो घटता है, तभी ये काम करेगा। सम उत्पाद वक्र के स्वरूप कैसे होंगे ये थोड़ा हमें यहाँ पे देखना है। स्वरूप अभी हम देख रहे थे उसके विशेषताओं में कि उसका स्वरूप चार्ट के आकार का होगा, मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होगा। लेकिन कुछ स्पेशल केस हैं, किन केस में ऐसा हो सकता है। तो पहला है समकोणीय राइट एंगल समकोण समुत्पाद वक्र। समकोण समुत्पाद वक्र उस स्थिति में होगा जब उत्पादन के साधनों में पूर्ण पूरकता हो, अर्थात प्रतिस्थापनता शून्य हो, प्रतिस्थापन न किया जा सके, पूरकता हो अर्थात दोनों का एक निश्चित मात्रा मिलकर के ही एक उत्पादन कर रहे हो। और एक चीज और मैंने विशेषता बताने में भूल गया कि उदासीनता वक्र कोई भी किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करती है। सॉरी, समुत्पाद वक्र, आइसोक्वांट कर्व समुत्पाद वक्र कभी भी किसी अक्ष को स्पर्श नहीं करती है। ठीक है ना, जैसे ये समुत्पाद वक्र मैं बना रहा हूं, इस अक्ष को स्पर्श कर रही है, या ये समुत्पाद वक्र ये एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है, तो ये कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये मान्यता है कि हम दोनों साधनों के एल एंड के दोनों साधनों के कुछ न कुछ मात्रा का उपयोग करेंगे। यदि किसी अक्ष को स्पर्श करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि वो यहाँ पर श्रम की मात्रा क्या कर दिया है, जीरो कर दिया है। ठीक है, केवल पूंजी की मात्रा से उत्पादन हो रहा है, और श्रम की मात्रा, इस बिंदु पे श्रम की मात्रा क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ऐसा नहीं है, श्रम और पूंजी की कुछ न कुछ मात्रा वो उपयोग कर रहा है। अब समकोणीय समुत्पाद वक्र किन स्थिति में होगा, उस स्थिति में होगा जब दोनों श्रम और पूंजी के दोनों साधनों की कुछ न कुछ इकाइयां निश्चित रूप से काम में लाए जाए, एक निश्चित मात्रा दोनों का काम में लाया जाए, और उसके अलावा कोई भी मात्रा ना हो, यानी कि प्रतिस्थापन दर दोनों में शून्य हो, एक के स्थान पर दूसरे का उपयोग असंभव हो। तो इस प्रकार के वक्र को लियोन्टिफ समुत्पाद वक्र कहा गया। ये याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछता है कि समकोणीय समुत्पाद वक्र कहां से लिया गया। तो लियोन्टिफ का आगत निर्गत विश्लेषण इसको कहते हैं। लियोन्टिफ आगत निर्गत विश्लेषण के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं, जो आउटपुट इनपुट आउटपुट थियरी है वो लियोन्टिफ ने दिया था, और इसे रेखाचित्र में भी हम दिखा सकते हैं। कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है, ये एल आकार के बनेगा, ये समुत्पाद वक्र जो होगा वो एल आकार का होगा, जैसे कि ऐसे। तो ये दिखा रहा है, जैसे चित्र में आते हैं ओरिजिनल चित्र में, मान लो ये क्यू है, इस पे हम पूंजी की मात्रा के दिखा रहे हैं, इस पे एल की मात्रा दिखा रहे हैं, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। चित्र बनाते समय हम ये स्टार्टिंग में बना लेते हैं। नेक्स्ट है, ये मान लो ये ई बिंदु को लेते हैं। ई बिंदु पे एल की ओसी मात्रा और पूंजी की ओए मात्रा मिल करके उत्पादन कितना कर रहा है, 100 इकाई कर रहा है। ठीक है, अब ये निश्चित मात्रा है, और इसके ना तो इधर किसी बिंदु को हम लेंगे, हाँ ले सकते हैं, यदि इस मात्रा को लेंगे तो पूंजी की मात्रा स्थिर रहेगी, ओए लेबर की मात्रा बढ़ाएंगे, ओडी या ओएस करते जाएंगे, यानी कि मान लो ये एल है, ये एस है, तो हम बढ़ाते जाएंगे। तो वो लॉजिकल नहीं है, क्योंकि उसके लिए घाटे का सौदा है, वो मिनिमम साधन लगा करके ही उत्पादन को प्राप्त करना चाहेगा, इसलिए ओसी मात्रा लगा करके और पूंजी की ओ ए मात्रा लगा करके, यानी कि एल की ओसी और पूंजी की ओ ए मात्रा लगा करके उत्पादन करेगा कितना, 100। ठीक है, और इसी प्रकार से यदि वो एफ बिंदु को लेता है तो पूंजी की मात्रा बढ़ा करके ओबी, कैपिटल की ओबी और लेबर की बढ़ा करके ओडी, और ये दोनों मिलकर के भी उत्पादन के 100 इकाई को व्यक्त करेंगे।
और इन ये ई एफ क्यू, क्यू पे भी पूंजी की ओटी और लेबर की ओएस, ठीक है, पूंजी की ओटी और लेबर की ओएस, ये दोनों मिलकर के 100 इकाई उत्पादन कर रहे हैं। तो इस तरह से हम विभिन्न संयोगों को ज्ञात कर सकते हैं और केवल ये एक बिंदु ही रहेंगे ई एफ क्यू जो उत्पादन के बिंदु दिखाएंगे और इस प्रकार से ये समकोणीय जो वक्र है ये बनेगा और ये एक समान उत्पादन के स्तर को दिखाएगा 100। और जैसे हम उत्पादन के 200 इकाई को प्राप्त करते हैं तो ये पूंजी की इकाई और श्रम की इकाई बढ़ जाएगी। ई पे 100 इकाई प्राप्त होगी और एफ पे 200, क्यू पे 300, जिसमें पूंजी और श्रम की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो इस स्थिति में समकोण समुत्पाद वक्र हो सकता है जबकि दोनों पूरक हों, अर्थात एक निश्चित मात्रा पूंजी की, निश्चित मात्रा श्रम की लगा करके हम उत्पादन के स्तर को प्राप्त कर रहे हों। हालांकि ये समुत्पाद वक्र नहीं कहा जाएगा क्योंकि इसके अलावा वो किसी बिंदु को नहीं चुनेगा। मान लो यदि हम आईपीसी 100 को लेते हैं तो ई बिंदु के अलावा यदि वो इसके किसी एल बिंदु पर या एस बिंदु पे जाता है तो उसके लिए घाटे का सौदा होगा, उस पे नहीं जाएगा, वो ई बिंदु पर ही रहेगा क्योंकि एल और एस पे क्या होगा, श्रम की मात्रा अनावश्यक रूप से बढ़ानी होगी जबकि उत्पादन 100 ही हो रहा है। या इसके ई के ऊपर वो किसी बिंदु को नहीं लेगा क्योंकि उत्पादन 100 है और पूंजी की अनावश्यक रूप से मात्रा बढ़ सकती है। तो इसलिए केवल ई बिंदु ही एकमात्र बिंदु होगा और 200 वाले पे एफ बिंदु ही एकमात्र बिंदु होगा। तो इसलिए वक्र कहना गलत होगा, केवल एक बिंदु हम प्राप्त कर सकते हैं, ये समकोण वक्र भी नहीं बन पाएगा। इसकी व्याख्या बगल में ये दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रेखीय सम उत्पाद वक्र, जब उत्पादन में प्रयुक्त दोनों साधन पूर्णतया स्थानापन्न हो, अर्थात वस्तु की एक निश्चित मात्रा केवल पूंजी के प्रयोग के द्वारा, श्रम के प्रयोग के द्वारा या श्रम के प्रयोग के द्वारा या श्रम या पूंजी के अपरिमित संयोग के द्वारा प्राप्त की जा सके तो सम उत्पाद वक्र एक सीधी रेखा के रूप में हो सकती है। अर्थात दोनों में पूरी तरह से स्थानापन्न है, परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है दोनों साधन। तो ऐसी स्थिति में यानी कि लेबर की जगह पे पूरी तरह से मशीन लगाया जा सकता है या मशीन की जगह पे पूरी तरह से मशीन हटा करके लेबर लगा सकते हैं। हालांकि वास्तविक जगत में ऐसा नहीं हो सकता है, दोनों के मिलकर के ही उत्पादन हो पाते हैं। तो रेखा चित्र ऐसा बनेगा जब परफेक्टली सब्स्टिट्यूटेड फैक्टर होंगे। तो जैसे y1 y1x1 एक पहला जो आईपीसी 100 को व्यक्त करेगा वक्र होगा या रेखा होगा, समुत्पाद रेखा कहेंगे इसको क्योंकि सीधी रेखा है। और इसमें हम देख रहे हैं कि y1 बिंदु पर केवल पूंजी की OY1 मात्रा लगाने से श्रम की मात्रा 0 हो जाएगी और पूंजी की OY1 मात्रा से उत्पादन हो जाएगा 100। या यदि हम श्रम की OX1, केवल श्रम की OX1 से हम उत्पादन कर सकते हैं 100 और पूंजी की मात्रा 0 हो जाएगी, पूंजी की मात्रा 0 हो जाएगी। तो हालांकि ये मान्यता गलत है, केवल एक साधन को लगा करके हम उत्पादन की इकाई प्राप्त नहीं कर सकते हैं और बीच में जितनी मात्रा में हम एक इकाई यदि लेबर की बढ़ाएंगे तो एक ही इकाई हम पूंजी की घटाएंगे, फिर एक इकाई लेबर की बढ़ाएंगे तो एक ही इकाई हम जितनी मात्रा में, यानी कि चेंज इन कैपिटल इक्वल टू चेंज इन लेबर होगा। जितनी मात्रा में हम पूंजी घटाएंगे उतनी मात्रा में लेबर को बढ़ा करके उत्पादन की उस मात्रा को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको हम रेखीय समुत्पाद वक्र कहेंगे। ये भी सामान्यता नहीं पाया जाता है, ये परफेक्टली सब्स्टिट्यूटेड फैक्टर नहीं होते हैं। अब सम उत्पाद वक्र तथा अधिमान वक्र में अंतर क्या क्या है? ठीक है, दोनों में कुछ मौलिक अंतर है। सम उत्पाद वक्र और अधिमान वक्र या उदासीनता वक्र जो हम उपयोगिता में उपयोग करते हैं, जिसे हिक्स ने प्रोड्यूस किया और हिक्स ने जब उपयोगिता का क्रमबद्धता सिद्धांत दिया तो उसमें उन्होंने इनडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट दिया और इनडिफरेंस कर्व से ही ये आइसोक्वांट कर्व लिया गया है। तो इसमें दोनों में क्या क्या अंतर होता है? तो पहला है अधिमान वक्र संतुष्टि या उपयोगिता को व्यक्त करता है, ठीक है, जबकि समुत्पाद वक्र उत्पादन के स्तर को व्यक्त करता है, ठीक है। और संतुष्टि को किसी भौतिक इकाई से व्यक्त नहीं किया था हिक्स ने, ठीक है। जबकि सम उत्पाद वक्र में हम
उत्पादन को भौतिक इकाई के रूप में दिखा सकते हैं, जैसा कि अभी हम दिखा रहे थे कि ये जो सम उत्पाद वक्र है आईपीसी है वह 100 इकाई को दिखा रहा है, इसके ऊपर जो आईपीसी है वह 200 को दिखा रहा है। इसी प्रकार से जैसे जैसे ऊपर हम जा रहे हैं अधिक उत्पादन को दिखा रहा है। तो ये भौतिक रूप से हम इकाइयों में व्यक्त कर सकते हैं, जबकि जब हम उदासीनता वक्र या इनडिफरेंस कर्व पढ़ा रहे थे तो ये केवल हम एक स्तर को दिखा रहे थे, जैसे IC1, IC2, IC3। तो इसमें हम भौतिक इकाई को व्यक्त नहीं कर रहे थे कि 100 के बराबर या 50 के बराबर या 2 के बराबर या 1000 के बराबर उपयोगिता मिल रही है। तो ये एक तो अंतर है। दूसरा है, दो अधिमान वक्रों के विश्लेषण से यह नहीं बताया जा सकता कि उच्चतर अधिमान वक्र से मिलने वाली संतुष्टि निम्नतर अधिमान वक्र से मिलने वाली संतुष्टि से कितनी अधिक है, जबकि समुत्पाद वक्र के संबंध में यह कहा जा सकता है कि दोनों वक्रों से मिलने वाले उत्पादन में कितना अंतर है। तो ये अभी ऊपर हमने उदाहरण दिया, सेम वही है कि जब उदासीनता वक्र हम बनाते हैं IC1, IC2 हम पढ़ा रहे थे, तो उसमें हम देख रहे थे कि IC1 से IC2 अधिक संतुष्टि के स्तर को दिखाता है, यूटिलिटी को दिखाता है, बट संख्या में भी व्यक्त कर सकते हैं कितनी, 100 अधिक है, 50 अधिक है, कितना है। लेकिन जब हम सम उत्पाद वक्र दिखाते हैं IPC 100, IPC 200, IPC जैसा अभी हम पीछे देख रहे 300, तो हम इसमें दिखा सकते हैं कि जो IPC 200 है वो 100 इकाई अधिक है IPC 100 से, या IPC 300 है वो 200 इकाई अधिक है IPC 100 से। तो ये हम केवल इसके अंतर्गत दिखा सकते हैं, सम उत्पाद वक्र के अंतर्गत। तो ये दोनों में मूलभूत अंतर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।